पिछला दिन लॉग एंटी लॉग वाला सारा काम हो गया था। इसमें कुछ बोले थे क्वेश्चन खुद से बनाने के लिए, ट्राई किए कि नहीं? पक्का ट्राई किए? ठीक है, हम अभी नीचे उतरेंगे तो कॉपी सबका देखेंगे कि कहाँ ट्राई किए हैं अपने से, और कुछ क्वेश्चन बनाइए। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो इसका लॉग वैल्यू देखिए, फिर एंटी लॉग वैल्यू देखिए। तो लॉग टेबल है ना पास में सबके? एक दो एक दो पर वेरीफाई हो लेते हैं कि आपको ये सब आ गया है, फिर चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। क्या नहीं बन रहा है कि बन गया? क्लास छोड़े हैं, एब्सेंट थे क्या? जो भी लोग क्लास एब्सेंट थे, वीडियो देख के उसको मेंटेन कर लीजिएगा, अगला 5 दिन 10 दिन जितना दिन में हो। और अभी जो चैप्टर स्टार्ट हम लोग करेंगे द सॉलिड स्टेट, उसमें लॉग टेबल का जरूरत नहीं पड़ेगा। फर्स्ट चैप्टर में जरूरत नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ में बहुत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे उस करके उसको देख लेना, दिक्कत नहीं होगा फिर। क्या कितने लोग का बन गया? 4-5 का ही बना है, बाकी लोग भी बनाइए जी। ऐसे में काम कैसे चलेगा? फिर क्लास की स्पीड घट जाएगी आगे। 19-20 का अंतर आ गया क्या? 19-20 का अंतर तो 19 से 20 17-20 होने लगे तब ना दिक्कत है। देखो, ध्यान दीजिए इधर। डिसिमल को आप यहां से उठाइए और इस 2 4 2 के बीच में कहीं डालिए।
कहीं भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 24 के बाद ही, आप यहाँ पर डाल दो 2 और 4 के बीच में यहाँ पे, तो बताइए क्या नंबर लिखाएगा ये। फिर हम इसको लिख सकते हैं लॉग 2.42 इंटू 10 टू द पावर, कितना डिजिट आप राइट शिफ्ट किए हैं 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -4। अब कोई इसी में ऐसा किया होगा, इस डिसिमल को यहाँ लेके आ गया होगा, तो भी कोई बात नहीं, आपका आंसर बाद में सेम आएगा। अभी आप लिखे होंगे 24.2 इंटू 10 टू द पावर -5, वो भी चलेगा। आप यदि डिसिमल को यहाँ रख दो और इसको लिखो 242 गुना 10 का पावर -6, तो वो भी चलेगा, सब एक ही आंसर देगा। अब बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2.42 प्लस log 10 टू दी पावर -4, log m इंटू एन का फॉर्मूला पर बैठा दिए। डिसिमल से पहले 1 डिजिट है, 1 में 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा 0, तो लिख देते हैं 0। 24 का 2 देखिए, log टेबल में 24 का 2 देखिए, 3838, तो ये वैल्यू आ जाता है 3838। मीन डिफरेंस 0 होता है नहीं, यहाँ कोई संख्या है भी नहीं, तो वहीं पर बात खत्म हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि हमेशा जोड़ना ही है, मीन डिफरेंस वाला पार्ट रहेगा तो जोड़ना है, नहीं रहेगा तो नहीं जोड़ना है। यदि 0 है तो ऐसे भी नहीं ही मानेंगे, इग्नोर करेंगे। अच्छा, इसको शॉर्टकट में सीखिए, log 10 टू दी पावर -4 को हम log m टू दी पावर n पर तोड़ सकते हैं। ये -4 गुना हो जाएगा, इधर गुना में बदल लेगा इधर आके, इसको हम लोग लिख सकते हैं -4 log 10। एक ही बार में समझो इसको, log 10 का वैल्यू कितना 1, -4 इंटू 1 -4 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो इसका सीधा मतलब है कि इस तरह का कोई कैलकुलेशन रहे log 10 टू द पावर समथिंग, तो जो समथिंग है उसी को यहाँ डाल देना है। -4 है तो क्या लिखना है -4, +4 था तो क्या लिख देते हैं +4। तो थोड़ा शॉर्टकट भी सीखिए ताकि बार बार इतना सारा काम ना करना पड़े। अब इसको आप घटा दीजिए, घटाइएगा 4 में इतना को घटाइएगा, वैल्यू तो निगेटिव मिलेगा आपको, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा -3.6162, हमारे ख्याल से यही मिलेगा। मिला है क्या, ये लॉग वाला वैल्यू हुआ। पिछला दिन हम आपको बताए थे ना कि निगेटिव नंबर, इस निगेटिव नंबर का मतलब है डिसिमल से पहले भी निगेटिव और डिसिमल के बाद भी निगेटिव, जबकि एंटी लॉग में डिसिमल के बाद निगेटिव रहेगा तो बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, इसको रेकरिंग में बदलना चाहिए। तो रेकरिंग में बदलने के लिए भी जो आप एक्स्ट्रा नोट्स देखे थे उसकी ज़रूरत नहीं है। यदि आप थोड़ा सा ट्रिकी होंगे ना तो ऐसे यूं ही बन जाएगा वो, मतलब रेकरिंग में अपने आप तुरंत कन्वर्ट कर जाएगा एक ही स्टेप में। देखिए कैसे हम लोग रेकरिंग में बदलने के लिए क्या करते थे, एक घटाते थे एक जोड़ते थे, पहले घटाते थे बाद में जोड़ते थे। तो -3 है, एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4, यानी हम लिखते हैं -4। अच्छा इधर सुनिए, पॉइंट के बाद इधर ध्यान देना, इसी नंबर को हम लिखे थे -3 माइनस 0.6162, ऐसे लिखा करते थे। बीच में हम क्या किए -1 + 1 कर दिए, तो -3 - 1 कितना हो गया -4, यानी रेकरिंग 4 पॉइंट, और एक में 0.6162 को घटा देंगे तो जो वैल्यू बचेगा वही नहीं यहाँ पर लिखाएगा। तो एक में जब इसको घटाइएगा तो यही वैल्यू आपको मिलेगा 3838। नहीं लग रहा है कि ऐसे कैसे आया, तो आप घटा के देख लीजिए, एक में 0.6162 को घटा के देखिए यही मिलेगा। तो ये दो डाटा जब आपके पास हो ना तो रेकरिंग में बदलना आसान होता है, वो फटाफट रेकरिंग में बदल जाएगा। तो यदि हम इस दोनों नंबर की बात करें तो दोनों नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दोनों सेम है, एक तरह से मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन के साथ कुछ दिक्कत है इसमें, मतलब डिफरेंस है इसमें। ये डिसिमल से पहले भी नेगेटिव, डिसिमल के बाद भी नेगेटिव, जबकि यह डिसिमल से पहले नेगेटिव लेकिन डिसिमल के बाद पॉजिटिव। तो और करके हम लिख देते हैं कि आप ये वैल्यू लिखें या ये वैल्यू लिखें, बात बराबर है। अब जब आप रेकरिंग में चेंज कर दिए तो फिर इसका एंटी लॉग देख लीजिए, और एंटी लॉग तो हमेशा रेकरिंग वाले का देखा जाएगा, नेगेटिव का नहीं देखा जाएगा। ये होगा रेकरिंग 4.3838। एंटी लॉग देखने का क्या तरीका बताया गया था आपको, बोलिए। इसमें क्या करना है, 0.38 का 3 देखिए, देखिए कितना है। एंटी लॉग टेबल में 0.38 का 3 देखिए
2415, मीन डिफरेंस 8 देखो 4 है। अच्छा, इसीलिए आप बोल रहे थे कि नहीं मैच कर रहा है। यहां यदि 5 होता तो ये हो जाता 20 लास्ट में, तो 20 हो जाता तो लास्ट में 0 तो 242 है ना आता। लेकिन यहाँ पर तुमको आ गया होगा 2419। इसमें याद करो तुमको हम बोले थे रेकरिंग वाले एंटी लॉग में हम बोले थे तुमको कि ट्रिक है कि आप 1 डिजिट के बाद डिसिमल डाल दीजिए, कुछ मत देखिए। मतलब कहाँ पड़ेगा डिसिमल? 2 के बाद, यानी 2.419 और इसके बाद इनटू में 10 का पावर उतना ही माइनस लिख दीजिए जितना रेकरिंग है। कितना रेकरिंग है? तो ये होगा। अब देखिए तो इस वैल्यू और इस वैल्यू में क्या, इस वैल्यू को उस वैल्यू के साथ इक्वेट कीजिए, 10⁻⁻⁴ ठीक है। ये है 2.42 और ये है 2.41, 9 तक तो पहुंचा हुआ ही है। बताइए इसमें यदि हम डिसिमल के बाद 419 में 1 जोड़ दें तो ये नहीं हो जाएगा 2.420? तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा का अंतर है, लेकिन अंतर कुछ नहीं है। कितना का अंतर है? 19-20 का। नहीं अंतर है 19-20 का। अरे सच में 19-20 का है, लास्ट में 19 है, यहाँ 20 है। तो ये मैच किया हुआ आंसर है, सही है। ये उतार लीजिए यदि नहीं बनाए हैं तो। log 2/5 का वैल्यू निकालिए तो। दो तीन क्वेश्चन बना लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, फाइनल समझ। अब कुछ नया बात है नहीं, हम आपको सिर्फ क्वेश्चन देंगे, 2-3 बनाओगे, उसके बाद आ जाएंगे चैप्टर पे। बस हम इसको एक फाइनल टच दे रहे हैं। log 2/5 को आप दो तरह से बना सकते हैं। कैसे कैसे? log 2/5 का वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा? 0.4, तो log 0.4 निकाल लो। और नहीं तो log 2/5 को हम लोग लिख सकते हैं log m/n पर तोड़ दो उसको, कितना? log 2 - log 5। तुम्हारे पेज ये जो असाइनमेंट मिला है उसका एकदम शुरुआत में देखो, log 2 से लेकर log 9 तक का, log 2 से लेकर log 9 तक का कंटिन्यूस वैल्यू लिखा हुआ है। या तो तुम उसको याद रखो, नहीं तो log टेबल की मदद से निकाल लो वैल्यू। log 2/5 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 - log 5। log 2 का वैल्यू कितना है? 0.3010। log 5 का वैल्यू 699089, वही हुआ 90। अब यहां पर वैल्यू आपको कुछ जो भी मिलेगा, कैसा निगेटिव वैल्यू ना मिलेगा? कितना मिला? 0.3979 हो गया, यही आंसर है। अच्छा, log 4 का वैल्यू निकालिए तो। जैसे आप log 2 का वैल्यू, log 5 का वैल्यू डायरेक्ट असाइनमेंट से देख के लिख दिए, या हम भी लिख दिए वैसे ही, लेकिन वो वैल्यू निकालेंगे हम कैसे? वैसे ही निकालेंगे जो निकालते थे। इतना काम कर लिए तो बहुत सिंपल काम है। log 4 को हम क्या लिख सकते हैं? log 4.000 लिख सकते हैं ना, बस वैसे ही बनेगा। log 4 को हम लोग लिख सकते हैं log 4.000। डिसिमल से पहले 1 डिजिट है, एक में एक घटाइए, कितना बचेगा? 0। अब 40 का 0 देख लीजिए, log टेबल में 40 का 0 देखिए कितना है? 6021। तो 6021 देखिए, तो वो फर्स्ट पेज में इतना वैल्यू नहीं लिखा हुआ है log 4 का, नहीं है क्या? 60, ठीक है भाई, इस 19-20 का फर्क है, चलेगा। डिसिमल के बाद यदि
एक लास्ट में एक आध डिजिट इधर उधर होता है तो उसको आप ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते। तो इस तरह से लॉग एंटी लॉग का सारा रूल रेगुलेशन खत्म हुआ। अब फाइनल एक क्वेश्चन है, जिस चीज के लिए हम लोग इसको पढ़े थे उस चीज पर आइए आप याद कीजिए, किसी भी नंबर पर यदि पावर डिसिमल में हो तो उसी में ना हम लोग फंसते थे। एक क्वेश्चन उसको कर लेते हैं, इसके बाद फिर खत्म करेंगे इसको। जैसे 3.2 का पावर 8.7, हम चाहते हैं कि इसका वैल्यू निकालें कितना होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3.2 का पावर 8.7 को क्या मान लेंगे, x, दोनों तरफ ले लेंगे log, तो लिख सकते हैं इसको log 3.2 टू द पावर 8.7 इज इक्वल टू log x। मैथमेटिक्स आपको पूरा राइट देता है कि आप इक्वल के दोनों साइड सेम काम कर सकते हैं। log इधर ली हैं तो log उधर भी रहिए, उधर भी लीजिए, इक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, log m टू द पावर n के फॉर्मूला पर टूटेगा, ये कितना होगा बताइए, 8.7 log 3.2 इज इक्वल टू log x। 8.7 इंटू डिसिमल से पहले 1 डिजिट है, एक में एक घटाइए बचेगा 0, 32 का 0 देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है ना, 32 का 0 देखिए तो लॉग टेबल में 5051 इज इक्वल टू log x। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए मोबाइल वाले कैलकुलेटर से निकाल के कितना आता है, जो भी कैलकुलेटर है उससे सॉल्व कीजिए इसको। अब हम कितना गुना करते रहे उसको, वैसे तो आप कॉपी कलम पर इसको गुना कर सकते हैं ना, लेकिन उतना टाइम लगेगा उसमें, मोबाइल से जल्दी से कर लीजिए। कोई एक आदमी बताइए ना करके कि हमें को निकालना पड़ेगा। 4.39, बस 4 डिजिट तक मैक्सिमम पकड़िएगा, बस इतने रहने दीजिए, इज इक्वल टू log x। अब इधर देखो हमको किसका वैल्यू निकालना है, x का। x को अलग करना है तो log को इधर ले जाना पड़ेगा, log इक्वल के इस साइड आएगा तो किस में बदलेगा, एंटी log में। तो यहां से हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंटी log 4.3943। अब इसका एंटी लॉग नहीं देख सकते हैं आप, डिसिमल 39 का 4 देखिए, एंटी लॉग टेबल में 0.39 का 4 देखिए, 24, ये वैल्यू आता है 2477। मीन डिफरेंस 3 देखो, 2 को ऐड कर दीजिए, ये वैल्यू आपको मिलेगा 2479। अब देखो डिसिमल से पहले 4 है, 4 में 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5, यानी कितना डिजिट के बाद डिसिमल पड़ेगा, 5 के बाद, 1 2 3 4 5, यही इसका आंसर है। यानी 3.2 का पावर 8.7 आंसर होगा इतना। ऐसे ही सॉल्व करें। इस तरह से लॉग एंटी लॉग ये समाप्त हुआ। आइए अब यहां से अब सिलेबस शुरू करें। पहला दिन भी बोले थे, आज फिर बोल रहे हैं। केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी का पार्ट 1 है जिसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं, और सेकेंड पार्ट में सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें टोटल 7 चैप्टर है। कुल मिलाकर ऐड करेंगे तो ये आपको 16 चैप्टर होगा। उस 16 चैप्टर में सभी चैप्टर का क्या नाम है, किस पार्ट में कौन कौन सा चैप्टर है, कितना चैप्टर है, और न्यूटन का सेब क्लास में गिरा हुआ है, रे देखो उधर। किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यह भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है।
ताकि आप उस चैप्टर के इम्पोर्टेंस को समझ सकें। तो आइए सबसे पहले सिलेबस लिखते हैं। लिखिए तो केमिस्ट्री सिलेबस 12th। सुनिए इधर, कैसे कैसे पढ़ाई होना है वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो तो ऑलरेडी खत्म हो गया 12th लेवल का। यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर है, द सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। पहला और लास्ट चैप्टर, मतलब फिजिकल में यही 5 चैप्टर है। पहला और लास्ट चैप्टर से 4-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बीच के तीनों चैप्टर से 5-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल जोड़ेंगे तो 23 नंबर हो जाएगा। 5 या 15, 4 19, 4 23, यानी फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका वेटेज कुछ इस प्रकार है। उतारिए इसको। रे बाबू कॉपी में लिखो, फोटो मत खींचो। अरे एक तो आता है लेट, ऊपर से नौटंकी करता है। हा? तुम लोग मोमेंटम में तोड़ दिया। इसको 2 लाठी अभी खींच के देते। लिखिए। हाँ जी, ये बिहार बोर्ड का है। सीबीएसई में ये चैप्टर द सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है, ये 2 चैप्टर नहीं है। और दोनों चैप्टर जो है ना, द सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री, इसमें आपको एक भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। चैप्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। लेकिन सीबीएसई में नहीं मिलेगा, बाद बाकी आईआईटी में क्वेश्चन आएगा, वहाँ पूछा जाता है। देखो, बिहार बोर्ड और सीबीएसई में 2-3 जगह अंतर है, उसको पहले आप पूरी तरह समझ लीजिए, ताकि आपको बाद में कुछ हेल्प हमसे चाहिए तो हम आपको दे सकें। बिहार बोर्ड में टोटल 16 चैप्टर आपके सिलेबस में, सीबीएसई में टोटल 12 चैप्टर आपके सिलेबस में। 2 चैप्टर हटा दिया, 12 चैप्टर नहीं, 10 चैप्टर है शायद, 6 चैप्टर हटा दिया। अरे सुनो तो सही, हम बता रहे हैं आपको। फिजिकल केमिस्ट्री से 2 चैप्टर हटाया, एक द सॉलिड स्टेट और एक सरफेस केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2 चैप्टर हटाए हुए हैं, एक हटाए हुए है आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स और एक हटाए हुए है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लास्ट का 2 चैप्टर हटा दिया, एक है पॉलीमर और एक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सीबीएसई जितना चैप्टर हटाया है वो सब का सब चैप्टर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, मतलब लाइन बाय लाइन खाली पढ़ते जाओ समझते जाओ, उस टाइप का है। अब बाद बाकी जो चैप्टर छोड़ा उसमें बहुत दम है, वो बिहार बोर्ड के लिए भी दम है, सीबीएसई के लिए भी उसमें दम है, मतलब चैप्टर ही कंसेप्चुअल है तो दम तो होगा ही। तो ये पहला बात था सिलेबस से संबंधित। दूसरा बात ये है, फिर भी सीबीएसई का क्वेश्चन ही भारी रहता है। बिहार बोर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल पूछता है, मतलब हमको लगता है कि 2 महीना 3 महीना ढंग से यदि लास्ट में पढ़ लो, तैयारी ढंग से कर लो, जैसा कहें वैसा कर लो, तो पास आसानी से कर जाओगे। टॉपर बनने के लिए तुमको साल भर बढ़िया पढ़ना पड़ेगा, या कंसेप्ट के लिए तुमको साल भर बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। सीबीएसई क्या करता है, क्वेश्चन को डेप्थ से उठाता है, कंसेप्ट से खींचता है क्वेश्चन। वहां पर चीजें तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलेगी। जैसे अरे बोलता बहुत है भाई, यहाँ पर सीबीएसई क्या करता है, जैसे तुमको हम कॉपी में जो लिखाएंगे हो सकता है कि एग्जैक्ट लिखा हुआ चीज ना मिले, उससे कंसेप्चुअल चीज तुमसे पूछ देगा, तुमसे उसका एप्लीकेशन पूछ देगा अलग अलग तरह से। तो ऐसा नहीं है कि टोटल का टोटल अलगे से पूछेगा, मतलब कुछ क्वेश्चन उस तरह का भी रहता है, कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, हल्का भारी, वो सब तो मिक्स करके पूछता है।
बिहार बोर्ड में क्या है ना कि बीच बीच से जो क्वेश्चन पूछता है कंसेप्ट बेसिस, वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। सब्जेक्टिव में भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा, जो लिखाएंगे वही एग्जैक्ट पूछेगा। तो ये सब थोड़ा अंतर होता है। तो ओवरऑल सीबीएसई का ही क्वेश्चन टफ रहता है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आसान रहता है। लेकिन बिहार बोर्ड में चैप्टर्स ज़्यादा हैं, पढ़ना सीबीएसई में भी उतने हैं, खाली बस चैप्टर छोड़ेंगे, कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में ले जाएंगे। तो लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम टाइम आएगा तो उस समय हम आपको, अभी तो थ्रू आउट जैसे कॉमन पढ़ रहे हैं सबका, तो जो चैप्टर पढ़ना है सबको सबका सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है उसमें। तो लास्ट में सीबीएसई वालों को अलग करके उसका जो क्वेश्चन बैंक प्रॉपर होता है वो क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिएगा, उससे फिर जो डेप्थ वाला क्वेश्चन होगा वो सब हम करवा देंगे। काहे कि थ्योरी तो सेम सबको पढ़ना है, खाली क्वेश्चन पर प्रैक्टिस अलग अलग लेवल का होना चाहिए, वो जरूरी होता है। तो लास्ट में वो करवा देंगे। अभी फिलहाल आप इसको देख सकते हैं। अब बाकी जो चैप्टर छूट रहा है सीबीएसई वालों के लिए बोल रहे हैं, सीबीएसई भले ना पूछे, लेकिन कल के डेट में यदि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे तो सबका अपना अपना थोड़ा थोड़ा सिलेबस फ्लक्चुएट करता है। तो उसमें मैक्सिमम चैप्टर ये आपको पढ़ना है। तो उस लिहाज से यदि आप कल के डेट में इंजीनियरिंग मेडिकल में जाना चाहते हैं या कोई और एंट्रेंस देना चाहते हैं तो आपको ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। अब आप देख लीजिए कि आपको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए या नहीं। जो वास्तविकता था, जो रियलिटी था, वही हम बताए हैं। अब इसके बाद आप क्या फील करते हैं आप जानिए, हमको कहिएगा तो हम सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन सीबीएसई वाले कौन कौन लोग हैं, हाथ खड़ा कीजिए। तो क्या करें बताइए आप लोग के लिए क्या सही रहेगा, सॉल्यूशन से या सॉलिड स्टेट? सॉल्यूशन से, सॉलिड स्टेट से पढ़ो। सॉलिड स्टेट पढ़ के तो देखो रे। अच्छा एक बात बताओ, 10 गो चैप्टर है, 10 गो चैप्टर पढ़ाने में हमको 5 से 7 महीना का टाइम लगेगा। उसके बाद बैठ के क्या करोगे, मोबाइल चलाना है, गाना सुनना है। लिखिए, हो गया ये लिखा हुआ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग द सॉलिड स्टेट, फिर पढ़ेंगे सॉल्यूशन, फिर एकदम सीक्वेंस में पढ़ेंगे जैसे ये है, ठीक है। सुनो इधर, इसके बाद इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी का जो पार्ट 1 है उसमें 1 से 5 तक फिजिकल केमिस्ट्री, फिर 6 से 9 तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सीबीएसई में ये दोनों है, ये दोनों नहीं है। अब तुमको हम एक रियलिटी बताते हैं। इस चैप्टर को खत्म करने में 4 दिन का समय लगेगा, इस चैप्टर को खत्म करने में 5 से 6 दिन का समय लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज इसमें दोनों में रटने वाला है। इस दोनों को खत्म करने में, इसको खत्म करने में नहीं 7-8 दिन लगेगा। बिना मतलब का बोला मत करो, समझा। शुरुआत है, नहीं कुछ कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखे हुए हैं। इतना और पेशेंस हम रखते हैं जो मार के फाड़ देते हैं हम शरीर आदमी का, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। रुपये जब दे दोगे ना तब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सुनो इधर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत बड़ा चैप्टर है, तुम्हारा परसेप्शन चेंज कर देगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाला चीज़ है, तुम्हारा पूरा का पूरा ये परसेप्शन चेंज हो जाएगा कि रटने वाला चीज़ है। इससे ज़्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर पूरे केमिस्ट्री में को है ही नहीं। तो यही दोनों आपका सीबीएसई का सिलेबस है। तो जिसको जो सीबीएसई छोड़ा है उसको ख़त्म करने में वैसे भी 5 से 10 दिन का टाइम लगता है, तो छोड़ेंगे क्यों, उसको भी पढ़ ही लीजिए। एग्जाम की तैयारी जब करेंगे तब आप उसको लीव कर जाइएगा। इसको लिख लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये था एनसीईआरटी पार्ट 1। देखो, मजबूर मत करो डांटने के लिए या पीटने के लिए या किसी भी तरह का इलीगल एक्शन लेने के लिए। पढ़ने आए हो, इलीगल एक्शन ही होता है। हम फाड़ देते हैं शरीर आदमी का, वो इलीगल एक्शन ही हुआ ना। अरे मारना पीटना, मान लो लपड़ थप्पड़ दे दिए तो हुआ मार हम थोड़े मारते हैं। जब मारने लगेंगे तो रंगदारी वाला मार मारते हैं, तब टीचर वाला मार मारते हैं जो। हालांकि पिछला 1 साल से छोड़े हुए हैं, मजबूर करोगे तो पकड़ लेंगे। हद से ज़्यादा परेशान करने लगोगे तो हम झेल नहीं पाएंगे तुमको। इतना भारी सब्जेक्ट भी पढ़ाएं, तुमको झेलें भी, एक साथ कैसे होगा इतना काम। सोचो, जिस चीज़ को पढ़ने में तुम्हारा दिमाग का नस फट जाता है उसको हमको पढ़ाना पड़ता है, हमारा प्रेशर कितना रहता होगा। लेकिन तुम लोग को तो इतना सोचने समझने का शक्ति ही नहीं है।
एगो लोग पूछ रहे हैं यहाँ हालांकि पिछला 4 दिन से यही हो रहा है, फिर भी तुम फंस जाओगे, मुँह बांधोगे यहाँ आके। लेकिन तुमको बेंच पर बैठ के तमाशा करने में बहुत मज़ा आता है। कल के डेट में तुम्हारे जैसा आदमी ही रोज़गार खोजता फिरेगा, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, और तब कहोगे सरकार कुछ करती ही नहीं है। तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है इसको तो कभी सोचोगे नहीं। और अभी क्वालिटी को बनाने का टाइम है, तो उस समय तुम एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हो, उसमें कभी कभी हमको भी लपेट देते हो, जबकि तुम्हारा औकात नहीं है हम हमारे सामने में खड़ा होने का भी। तो ये सब होता है ना, समझी में ये सब तुम करते हो। हमारे ख्याल से जितना जल्दी इन चीज़ों पर कंट्रोल कर सको तुम्हारे फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। लिख लिए। अब सुनिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 12th का सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ से हम शुरू करेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हम सबसे पहले 11th के कुछ पार्ट का रिवीजन करवाएंगे। रिवीजन करवाएंगे, ध्यान रहे, जो लोग पढ़े हुए हैं वो काफ़ी डिटेल में पढ़े हुए हैं। वहाँ सबसे पहले सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, यहाँ तक आप याद कीजिए। 11th में हम आपको पढ़ा देंगे। रेजोनेंस नहीं पढ़ाए हैं, 11th का पार्ट है, पढ़ाए नहीं है। इसलिए नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि 12th में इसका ज़रूरत होता है, और अभी आपको पढ़ा देते आप भूल जाते। तो रेजोनेंस डिटेल में चलेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म डिटेल में चलेगा। मतलब ये 3 चैप्टर रिवीजन के ख्याल से, ये 3 चैप्टर डिटेल में, और उसके बाद चैप्टर आपका स्टार्ट होगा 12th का पार्ट, हेलोएल्केन एंड हेलोइरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें जो भी क्वेश्चन, जिस चैप्टर से जितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले इसको भी लिख लीजिए। ये लिखना आपके कॉपी में इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम सिलेबस पढ़ाएं तो उस समय आप देखिए कि क्या ख़त्म हुआ है, क्या बचा हुआ है। पूरे साल भर का एक टारगेट आपको दिया जा रहा है कि ये सब चलेगा, और इस टोटल चीज़ पर काम होगा। 12th का क्लास है, कोई चीज़ छूटना भी नहीं चाहिए, छूटेगा तो एग्ज़ाम पर उसका असर पड़ेगा। पढ़ाने में तुम जितना कॉपरेट करोगे ना उतना बेहतर पढ़ाएंगे तुमको। कॉपरेट नहीं करोगे तो फिर पढ़ाई की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, फिर तुम कहोगे कि सर ढंग से पढ़ाते नहीं हैं। तो दिमाग को शांत रहने दो। ये सब पढ़ाई लिखाई का काम जब तक तुम कंसंट्रेट नहीं होने दोगे हमको, या खुद कंसंट्रेट नहीं होगे, हम पढ़ा नहीं पाएंगे, तुम पढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए तुमसे कहते हैं तुमको बदमाशी करना है तो कैंपस से बाहर निकल के कीजिए, सब लोग कर रहा है, कौन रोकेगा तुमको। ये उम्र ही बदमाशी करने वाला है, तुम नहीं करोगे तो हम थोड़ी करेंगे। लेकिन कहाँ करना है इसका ध्यान तो होना चाहिए, इसका ज्ञान तो होना चाहिए। हर बात को मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। हर किसी को आज़ादी चाहिए, लेकिन उड़ान कहाँ तक भरनी है इसका लिमिट पता होना चाहिए। क्या रे, अब क्लास में अंट संट बोलने लगोगे हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मान लो 10 लाठी दे दे मोहन, जैसे मान लो 10 लाठी तुमको दे दिए, कुछ अंट संट बोला, तो फिर बाद में कहोगे कि हमको मारे का है। तो गुस्सा में थोड़े पता चलता है कि 10 लगा कि 100 लगा। हाँ देखो कितना समझदार है ये। हो गया, लिख लिए। अब देखिए इसमें मार्क्स नहीं लिखा हुआ है कि कितना नंबर का पूछा जाएगा, क्योंकि ये 11th का पार्ट है। इस बार हम देखें बोर्ड क्वेश्चन में 11th का कितना क्वेश्चन डाला हुआ है। लिंथेनाइड वाला डाला हुआ था, ये मेटामर डाला हुआ था, नंबर ऑफ आइसोमर पूछा है, C4H10O से टोटल नंबर ऑफ एल्कोहलिक आइसोमर कितना होगा। अब देखिए आप लोग के दिमाग में रहता है ना कि 11th नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। 11th नहीं पढ़ेंगे तो वो असर पड़ेगा वहाँ 12th पर। चेंज करें, लिखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वाले जो भी टीचर होते हैं ना, जो पूरा होल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनके दिमाग का दही हुआ रहता है। सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है कि पढ़ाते पढ़ाते हम लोग का हालत ख़राब रहता है, और तुम लोग इसमें कॉपरेट नहीं करोगे तो वैसी स्थिति में गुस्सा आने लगता है। गुस्सा आएगा तो उसमें कुछ बोल देंगे या पीट देंगे, तुमको बुरा लग जाएगा। बुरा नहीं लगना चाहिए।
अच्छा आप ये बताइए, आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच। और कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच बनता है? दो नॉन मेटल के बीच। आयरन का कोई रॉड है तो उसमें तो सिर्फ आयरन का एटम होगा, आयरन का एटम एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। अब बताइए कि वो लोहा का रॉड कितना मजबूत रॉड होता है तो आप सब समझते हैं। और यदि मजबूत रॉड होता है तो निश्चित है कि उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स होंगे वो आपस में टाइटली बॉन्डेड होंगे। तो आप ये बताइए कि किसी मेटल में कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक एटम आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है जो इतना ज़्यादा मजबूत होता है? मतलब किसी मेटल के मजबूती का कारण क्या है? इन सब बातों को आप सीखेंगे पहला चैप्टर में, जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट। कोई सॉलिड बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है, कोई सॉलिड कम स्ट्रेंथ वाला होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये सब बात सीखेंगे। कोई सॉलिड पानी में घुल जाता है, कोई नहीं घुलता है, ये सीखेंगे। एक और बात, ये चैप्टर जो है द सॉलिड स्टेट, ये फिजिक्स में पहले पढ़ना था, बाद में इसको केमिस्ट्री में उठा के डाल दिया। सीबीएसई बाद में फिर इसको हटा दिया, कुछ ही 1-2 साल से हटाया है। तो ये बेचारा चैप्टर है, इसके साथ हमेशा ज्यादती होते रहा है। अब देखिए इस चैप्टर में एक सेमीकंडक्टर आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट में, और ये सेमीकंडक्टर आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो जो चैप्टर अभी हम शुरू करेंगे द सॉलिड स्टेट, ये आपको 12th के फिजिक्स में भी पूछा जाएगा, केमिस्ट्री में भी पूछा जाएगा। और हमको ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री में इस सेमीकंडक्टर को आप थोड़ा बेहतर समझेंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री का ही चीज़ है। तो इस स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि सीबीएसई पूरी तरह निकाल भी दिया है, क्योंकि आपसे जब एन टाइप और पी टाइप का सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पूछा जाएगा तो उसका सॉल्यूशन आपको केमिस्ट्री से मिलेगा। बहुत सारे फिजिक्स के टीचर हैं जो इसको ऐसे भी बताते हैं कि क्या होता है नहीं होता है, तो इसीलिए आप इसको ज़्यादा इग्नोर मत कीजिए। हो गया लिखा हुआ? तो पहला चैप्टर का नाम लिख लीजिए, कल से शुरू करेंगे उसको। लिखिए यूनिट 1 द सॉलिड स्टेट। आज तक का वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा, कल से जो भी पढ़ाई होगी रिकॉर्डिंग होगा, लेकिन यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन पर के लिए रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऑनलाइन क्लास जो चलती है उसके लिए। तो अब आपको वीडियो नहीं मिलेगा, तो कल से कंटिन्यू रहिएगा, कल से शुरू करते हैं द सॉलिड स्टेट।